हेलो बच्चों, आज हम लोग सूचक के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में क्षारक के बारे में, अम्ल के बारे में देख चुके हैं, लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग सूचक के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो आपको पीछे बैकग्राउंड से पता ही चलता होगा कि आखिर क्या कौन सा टॉपिक है हमारा। कौन सा टॉपिक है? सूचक। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं सूचक को लेकर। हमारा सूचक जो है, सूचक किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं उस चीज को। सूचक मीन्स होता क्या है, इसको ध्यान देते हैं। आप लोग को पता होगा टॉपिक क्या है हमारा, सूचक है। क्या है बाबू? सूचक। तो सूचक किसे कहा जाता है, सूचक का अर्थ क्या होता है? सूचक मीन्स होता है कि ऐसा पदार्थ जिसको अम्ल तथा क्षारक में डालने से रंग परिवर्तन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सूचक कहते हैं। या इसको अलग भाषा में भी कहा जाता है कि सूचक एक प्रकार का ऐसा डाई है जिसको अम्ल तथा क्षारक में डालने से रंग परिवर्तन करता है। सूचक किसे कहते हैं? सूचक यानी यह होता है कि ऐसा पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसको अम्ल तथा क्षारक में डालने से रंग परिवर्तन करता है, रंग परिवर्तन करता है, उसे सूचक कहते हैं। सूचक किसे कहा जाता है बाबू? सूचक का अर्थ ये होता है कि ऐसा पदार्थ जिसको अम्ल तथा क्षारक में डालने से रंग परिवर्तन करता है। ऐसा पदार्थ जिसको अम्ल तथा क्षारक में, कौन कौन सा इसमें टॉपिक है? अम्ल है और तुम्हारा कौन सा है? क्षारक है। तो ये दोनों पदार्थों में अगर डालते हैं किसी पदार्थ को, अगर डालने से उसका रंग परिवर्तन हो जाता है, तो उस प्रकार के पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। उस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? हम सूचक कहते हैं। अब है कि आखिर सूचक के भी कुछ प्रकार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बाबू। यानी कि सूचक के प्रकार हमें क्या देखना है? हमें देखना है सूचक का प्रकार। सूचक का प्रकार है बाबू, सूचक का प्रकार है। देखो तुम्हारा जो सूचक होता है ना, सूचक निम्न प्रकार का होता है। सूचक निम्न प्रकार का, सूचक निम्न या निम्न भी कह सकते हैं, या अगर देखा जाए, अगर सूचक को देखा जाए बाबू, तो सूचक तुम्हारा 4 प्रकार का होता है। सूचक 4 प्रकार का होता है। सूचक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है, पहला प्राकृतिक सूचक कहते हैं। पहला क्या होता है? प्राकृतिक सूचक। दूसरा क्या होता है बाबू? दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। तीसरा क्या होता है बाबू? तीसरा क्या होता है तुम्हारा? तीसरा फिर तो तीसरा जो तुम्हारा होता है, क्या होता है बाबू? तीसरा जो होता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या होता है? तीसरा, दूसरा जो होता है संश्लेषित सूचक, जिसको हम कृत्रिम सूचक भी कहते हैं। तीसरा जो होता है आपका गंधीय सूचक। क्या होता है? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक।
और लास्ट जो हमारा चौथा जो होता है वो कौन सा होता है? तुम्हारा चौथा जो होता है वह होता है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक क्या होता है बाबू? सार्वत्रिक सूचक होता है। सार्वत्रिक सूचक होता है। तो ये सार्वत्रिक सूचक को सार्वत्रिक सूचक, इसको हम क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक। तो ये चार प्रकार के सूचक हैं। पहला हमने सूचक पढ़ा। सूचक आखिर क्या होता है? सूचक होता क्या है? तो सूचक हमने पढ़ा है कि सूचक में होता है कि ऐसा पदार्थ जिसको अम्ल तथा क्षारक में डालने से रंग परिवर्तन करता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? उसे हम कहते हैं सूचक। उसे हम क्या कहते हैं? सूचक। लेकिन अगर वही देखा जाए कि सूचक के कितने प्रकार होते हैं, तो सूचक के चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार। तो चारों प्रकार में कौन कौन सा प्रकार होता है? चारों प्रकार में पहला जो होता है आपका प्राकृतिक सूचक होता है, दूसरा संश्लेषित सूचक होता है, तीसरा गंधीय सूचक होता है और चौथा तुम्हारा सार्वत्रिक सूचक होता है। इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जाता है। आगे देखा जाए, थोड़ा बढ़िया से टॉपिक देखा जाए प्राकृतिक सूचक के बारे में। क्या देखना है हमें? सूचक के प्रकार में पहला देखेंगे तो पहला देखा जाए सार्वत्रिक सूचक। पहला क्या देखेंगे? सार्वत्रिक सूचक पढ़ेंगे। क्या देखेंगे बाबू? प्राकृतिक सूचक पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक सूचक क्या है, इसको ध्यान में देखा जाए कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। प्राकृतिक सूचक का अर्थ क्या है बाबू? प्राकृतिक सूचक का अर्थ क्या है? देखो, प्राकृतिक का अर्थ होता है नेचर। क्या होता है बाबू? नेचर होता है। यानी नेचर यानी कि ये तुम्हारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ जो मौजूद है वो क्या है? हमारा प्रकृति है। तो इस प्रकृति में जिस प्रकार के सूचक पाए जाते हैं, क्या इस प्रकृति में, अगर प्रकृति में जो भी सूचक पाए जाते हैं, उन सूचकों को हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यानी सूचक को हम क्या कहेंगे? ऐसा सूचक हम क्या कहेंगे? ऐसा सूचक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ऐसा सूचक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ऐसा सूचक जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? ऐसा सूचक जिसको प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जाता है या जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। देखो, उस प्राकृतिक सूचक के भी कुछ निम्न प्रकार होते हैं। तुम्हारे प्राकृतिक जो सूचक होता है उसका भी प्रकार कुछ होता है। तो यहां पे लिखते हैं प्राकृतिक सूचक का प्रकार। प्राकृतिक सूचक के प्रकार में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक जो सूचक होता है बाबू वो निम्न प्रकार, ये भी निम्न प्रकार का होता है। यहां पे लिख देते हैं कि प्राकृतिक सूचक यहां पे लिखते हैं प्राकृतिक सूचक निम्न प्रकार का होता है। देखो, प्राकृतिक सूचक जब निम्न प्रकार का होता है तो पहला जो होता है हमारा वो कौन सा सूचक है? प्राकृतिक सूचक में पहला जो हमारा आता है वह आता है हल्दी। क्या आता है बाबू? हल्दी आता है।
दूसरा क्या आता है? तो दूसरा हमारा लिटमस आता है। तीसरा क्या आता है? तो तीसरा हमारा लिटमस के बाद रेड कैबेज यानी कि लाल गोभी, लाल गोभी आती है। चौथा क्या आता है बाबू? चौथा लाल गोभी के बाद हाइड्रेंजिया, सॉरी चाइना रोज आता है। चाइना रोज, चाइना रोज आता है। और पांचवा जो होता है हमारा कौन सा सूचक होता है? हमारा पांचवा सूचक हाइड्रेंजिया। क्या? हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, समझ में आ रहा है? हाइड्रेंजिया आता है। यानी कि ये कुछ निम्न प्रकार के सूचक हैं। वो निम्न प्रकार के कौन कौन से सूचक है? पांचवा का नाम क्या है? हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया। तो ये हमारे प्राकृतिक सूचक के प्रकार है। पहला प्राकृतिक सूचक में से ऐसा सूचक जिसको प्रकृति द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक के कुछ निम्न प्रकार हैं। वह कौन कौन से सूचक है? तो तुम्हारा पहला जो आएगा वह आएगा हल्दी, दूसरा क्या आएगा? लिटमस, तीसरा क्या आएगा? लाल गोभी जिसको रेड कैबेज भी कहा जाता है, और चौथा हमारा जो होगा चाइना रोज, और जो लास्ट है हमारा क्या है? हाइड्रेंजिया। इन पांचों के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो पांचों के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए अगला टॉपिक। पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? हल्दी है। तो हल्दी किस रंग का होता है? आप लोग जानते ही होंगे, हल्दी पीले रंग का होता है, तो पीला ही लेते हैं। पहला क्या है? हल्दी। हल्दी, हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है बाबू, हल्दी भी एक प्रकार का सूचक है। घर पे आप लोग सब्जी बनाते होगे, चाहे दाल बनाते होगे, इन सारी चीजों में प्रयोग क्या होता है? हल्दी। हल्दी जरूर होता है। पूजा पाठ भी करते होगे तो हल्दी का प्रयोग होता ही होता है। कहने का यह अर्थ है कि हल्दी एक ऐसा चीज है जो आप प्रत्येक जगह देख सकते हो जहां इसका प्रयोग होता हो। तो कहने का यह अर्थ है कि हल्दी कैसे सूचक हो सकता है? ये तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कहा जाता है हल्दी के बारे में पहला कि जो भी हमारा हल्दी होता है, ये हल्दी का पहला देखा जाए, हल्दी का न्यूट्रल रंग, न्यूट्रल रंग का अर्थ क्या होता है? न्यूट्रल रंग का अर्थ ये होता है कि उदासीन रंग, हल्दी का उदासीन रंग पीला होता है। हल्दी का उदासीन रंग कैसा होता है? पीला। यानी कि हल्दी, हल्दी, हल्दी का उदासीन रंग पीला होता है। हल्दी का कैसा रंग होता है बाबू? उदासीन रंग। अगर हल्दी को देखा जाए, हल्दी को देखा जाए और हल्दी को देखते हुए आप लोग देखोगे कि उसमें उदासीन रंग कैसा है। ये उदासीन रंग का ये क्या अर्थ होता है कि हल्दी जिस अवस्था में पाया जाता है उस अवस्था में हल्दी पीले रंग का होता है। तो ये पीला रंग उसका क्या है? उदासीन रंग है। कैसा रंग होता है हल्दी का? उदासीन रंग। कौन सा? उदासीन रंग होता है। अब पीला रंग, उदासीन रंग में भी कैसा? तो पीला रंग होता है। कैसा रंग होता है बाबू? पीला रंग होता है। ध्यान से देखा जाए, हल्दी का उदासीन रंग कैसा होता है बाबू? हल्दी का उदासीन रंग, हल्दी का उदासीन रंग पीला होता है। बी नंबर इसका क्या है बाबू? बी नंबर। बी नंबर कहता है ना हल्दी के बारे में, अगर मैं दो पात्र लिया, क्या लिया बाबू? दो पात्र लिया। एक पात्र में ये लिया और एक पात्र में मैं ये लिया, एक पात्र में मैं ये लिया। इस पात्र में मैंने क्या कर दिया? इसमें कोई मैंने पदार्थ डाल दिया। क्या कर दिया बाबू? पदार्थ डाल दिया। इसमें कोई मैं पदार्थ डाल दिया, इसमें मैं कोई पदार्थ डाल दिया। ये दो प्रकार के पात्र हैं। इन दोनों पदार्थों में मैं कुछ इस प्रकार के पदार्थ डाल दिए। हमें पता नहीं है कि इसमें किस प्रकार के पदार्थ है, इसमें अम्ल है कि क्षारक है। दोनों को हमें एक्यूरेट अननोन लिक्विड, इसको हम क्या कह सकते हैं? अननोन लिक्विड। KNOWN, अननोन लिक्विड है, अननोन लिक्विड है।
तो जब अननोन लिक्विड है, अननोन पदार्थ है, इसमें तरल पदार्थ है, तो हम कैसे पता करेंगे? तो हम लाएंगे हल्दी। क्या लाएंगे? हल्दी। हल्दी क्या कहता है कि हल्दी को अम्ल में डालने से कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। जिस रंग का होता है उसी रंग का ही रहता है, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि अगर मान के चलो बाई चांस मैंने इसमें डाल दिया, हल्दी को क्या कर दिया, इसमें डाल दिया, हल्दी को डालने के बाद जो होगा ना बाबू, इसका रंग परिवर्तन नहीं होगा। रंग परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब नहीं होगा तो आखिर ये कौन सा पदार्थ है? तो ये हमारा अम्ल है। क्या है? अम्ल। यानी कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हल्दी डालने पर उस हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम हल्दी को क्षारक में डाले, चाहे इसमें डाल दी, इस पदार्थ में डाले, इसका रंग लाल रंग का हो गया। किस रंग का हो गया? लाल रंग का हो गया। तो समझ जाओ कि ये क्या है? क्षारक है। क्या है? क्षारक है बाबू, क्षारक। यानी कहने का ये अर्थ है कि तुम्हारा क्षारक कहता है, क्षारक ये क्या है? क्षारक है। ठीक है बाबू, यानी कहने का ये अर्थ है ना कि तुम्हारा अम्ल जब पदार्थ, अम्ल कोई पदार्थ अम्ल होगा तो हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वो अम्ल के उस क्षारक हो जाए, अगर पदार्थ क्या हो जाए? क्षारक हो जाए, तो उस क्षारक में अगर हम हल्दी को डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। उसका रंग परिवर्तन क्या हो जाता है? हो जाता है। किस रंग में होता है? लाल रंग में होता है। तो हल्दी को यहां पे लिखता हूं, हल्दी को अम्ल में डालने से, अम्ल में डालने से कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। किस में डालने पर? अम्ल में डालने पर कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वही अगर हल्दी को, तीसरा जो है, यही हल्दी को क्षारक में डालते हैं तो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी हल्दी को क्षारक में डालने से, किसमें? क्षारक में डालने से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि तुम्हारा हल्दी जो एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है ना बाबू, हल्दी एक ऐसा पदार्थ है जिसका उदासीन रंग पीला होता है। उसको अगर अम्ल में डालते हैं तो अम्ल में डालने से उसका रंग परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन वही हल्दी को क्षारक में डालते हैं तो उसके लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस टॉपिक के बारे में। अगर दूसरा लेकर चलते हैं हल्दी के बाद, दूसरा क्या है? लिटमस है बाबू। दूसरा हमारा क्या है? लिटमस। दूसरा हमारा क्या है बाबू? लिटमस। दूसरा क्या है? लिटमस है। दूसरा क्या है? लिटमस। लिटमस है। ठीक है, देखो लिटमस एक ऐसा पदार्थ है ना बाबू, लिटमस एक ऐसा पदार्थ है जो बनता कहां है और ये कहां पाया जाता है। पहले ये देख लो अब बनता किससे है। ये अधिकतर ट्रंक ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ों के ट्रंक पे पाया जाता है। छोटी अधिकतर वहीं पे पाया जाता है। तो कहा जाता है कि लिटमस एक ऐसा पदार्थ है ना, लिटमस एक ऐसा पदार्थ है जो शैवाल प्लस कवक
कवक को मिलाकर बनता है। लिटमस किससे बनता है? लिटमस तुम्हारा शैवाल और किस रंग का? कवक, तुम्हारा जो कवक होता है, इन दोनों के मिलने से लिटमस का निर्माण होता है। जो लिटमस होता है, लिटमस जिस रूप में पाया जाता है हमें, यानी कि जिस रूप में पाया जाता है, तब उसका उदासीन रंग, यानी जिस अवस्था में लिटमस पाया जाता है उस अवस्था में लिटमस का रंग आखिर कैसा होता है, तो कहा जाता है कि लिटमस का उदासीन रंग, यहां पे लिखते हैं कि लिटमस का उदासीन रंग पर्पल यानी बैगनी, क्या हो जाएगा? बैगनी होता है। समझ में आ रहा है मेरे बाबू? आप लोगों को समझ में आना चाहिए ये कि लिटमस का उदासीन रंग जो होता है ना बाबू, उसका रंग पर्पल यानी बैगनी रंग का होता है, जिस अवस्था में पाया जाता है। लिटमस को जिस अवस्था में पाया जाता है उस अवस्था में लिटमस का रंग बैगनी रंग का होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसका उदासीन रंग पर्पल होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग लाते हैं कुछ केमिकल विधियों से इसको तोड़ देते हैं लिटमस को दो भागों में, यानी कि लिटमस के प्रकार को देखा जाए। कुछ क्या देखना है हमें? लिटमस का प्रकार, लिटमस का के प्रकार में अगर हम देखेंगे तो लिटमस तुम्हारे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? लिटमस दो प्रकार का होता है। लिटमस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तुम्हारा पहला जो होता है वह होता है नीला लिटमस पेपर। क्या होता है? नीला लिटमस पेपर। क्या होता है बाबू? नीला लिटमस पेपर होता है। क्या होता है? नीला लिटमस पेपर। नीला लिटमस पेपर। और दूसरा जो होता है तुम्हारा लाल लिटमस पेपर। लाल लिटमस पेपर। ये दो प्रकार के लिटमस पेपर का प्रकार है, लिटमस का प्रकार है। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम, पहला स्टार्ट करते हैं नीले लिटमस पेपर के बारे में। पहला क्या है? नीला लिटमस पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीला लिटमस पेपर के बारे में कि आखिर नीला लिटमस क्या है, उसको हम कैसे समझेंगे। तुम्हारा नीला लिटमस पेपर जो है ना बाबू, वह अगर देखा जाए नीला लिटमस पेपर के बारे में, तो नीला लिटमस पेपर कहता है, नीला लिटमस पेपर। नीला लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर कहता है ए नंबर कि अगर हम दो पात्र बनाते हैं, नीला लिटमस पेपर दो पात्र बनाता है। इस नीला लिटमस पेपर में अगर दो पात्र हैं और इस दोनों पात्र में अननोन लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? अननोन लिक्विड है। ये क्या है? दोनों अननोन लिक्विड है। कौन से लिक्विड है? अननोन लिक्विड है दोनों। हमें पता नहीं है कि आखिर इस दोनों पात्रों में किस प्रकार के पदार्थ हैं। तो कहा जाता है पहला ए नंबर लिटमस, नीला लिटमस के बारे में कि अगर इस दोनों पात्रों में अगर हम नीला लिटमस पेपर डालते हैं
इस दोनों लिटमस पेपर में डालने पर एक में रंग परिवर्तन नहीं होता है और एक में रंग परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि नीला लिटमस पेपर को इस पदार्थ में डाले, इसमें लाल में कन्वर्ट हो गया, इसमें लाल लिटमस में कन्वर्ट हो गया, तो ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा? ये तुम्हारा अम्ल हो जाएगा, क्योंकि नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डालने से, नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डालने से लाल लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वही अगर दूसरे पात्र में डाले, रंग परिवर्तन हुआ ही नहीं, रंग परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये किस प्रकार का पदार्थ है? ये तुम्हारा क्षारक है। क्या है? तुम्हारा क्षारक है। समझ में आना चाहिए इस बातों को, आप लोग को पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कि अगर जिस पदार्थ में लाल लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पात्र में क्षारक है, यानी कि रंग परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? वो क्या है बाबू? तुम्हारा क्षारक है। तुम्हारा क्या है? क्षारक है। आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ए नंबर क्या कहेंगे? नीला लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डालने से, अम्ल में डालने से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। किस रंग में? लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, अगर इसका बी नंबर देखें कि इसी नीला लिटमस पेपर को क्षारक में डालते हैं तो इसका रंग परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि नीला लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर को क्षारक में डालने से कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ रहा है बाबू? समझ में आना चाहिए ये चीजें। कहने का ये अर्थ है कि नीला लिटमस पेपर एक प्रकार का ऐसा लिटमस पेपर है जिसका रंग परिवर्तन नहीं होता है क्षारक में, लेकिन वही अम्ल में नीला लिटमस पेपर को डाल दिया जाता है तो ये नीला लिटमस पेपर लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। किस रंग में कन्वर्ट हो जाता है? लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। किस रंग में हो जाता है? लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। पूरी तरह से समझ में ये चीजें आ गई होगी आपको। आगे चलते हैं। दूसरा जो है हमारा, वो क्या है? हमारा दूसरा जो है बाबू लाल लिटमस पेपर के बारे में है। क्या है दूसरा जो है हमारा? बी नंबर, लाल लिटमस पेपर। लाल लिटमस पेपर क्या कहता है? इसको समझने के लिए हमने क्या किया? दो पात्र लिया। क्या किया? दो पात्र लिया। दो पात्र लेते हैं। ये पात्र है एक, ये पात्र है। इस पात्र में इसमें पदार्थ डाल दिया, इसमें पदार्थ डाल दिया, इसमें पदार्थ डाल दिया, इसमें पदार्थ डाल दिया। एक और पात्र लिया, इस पात्र में भी पदार्थ डाल दिया। ये दो पदार्थ हैं, इन दोनों पदार्थों को मैंने डाल दिया। ये दोनों पदार्थ तुम्हारा अननोन लिक्विड है। कौन सा? अननोन लिक्विड है। क्या है? अननोन लिक्विड है। जब अननोन लिक्विड है तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा पदार्थ है? ये अम्ल है कि क्षारक है कि लवण है? ये क्या है भाई? इसको हम कैसे पहचानेंगे? देखो, लाल लिटमस पेपर कहता है
अगर लाल लिटमस पेपर को लिए और ना लाल लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर लाल लिटमस पेपर को क्षारक में डालते हैं तो उसका रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? तो तुम्हारा लाल नीला में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि लाल लिटमस पेपर को क्षारक में डालने से नीला रंग में, नीला लिटमस पेपर में कन्वर्ट या नीला लिटमस में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि इस पात्र को लिए और इस पात्र में मैंने क्या किया बाबू कि इस पात्र में मैंने क्या किया, इस पात्र में मैंने क्या किया ना बाबू कि लाल लिटमस पेपर को डाला। इसमें क्या किया? लाल लिटमस पेपर को मैंने डाला और लाल लिटमस पेपर में रंग परिवर्तन नहीं होता है, यानी रंग परिवर्तन नहीं होता है। जब नीला रंग परिवर्तन नहीं होता है लाल लिटमस पेपर में, तो तुम्हारा ये जो पात्र होता है, ये पात्र क्या कहेंगे? इस पात्र को हम कहेंगे कि ये पात्र हमारा अम्ल है। क्या है? अम्ल है। कहा जाता है कि अम्ल में लाल लिटमस पेपर को डालने पर कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि आप ये कौन सा पदार्थ हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। लेकिन यही अगर ये पात्र लेते हैं, इस पात्र में मैंने क्या डाल दिया? मैंने लाल लिटमस पेपर को डाला। मैंने क्या किया? लाल लिटमस पेपर को मैंने डाला। तो अगर ये लाल लिटमस पेपर नीला लिटमस में कन्वर्ट हो गया, नीला लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया, लिटमस में कन्वर्ट हो गया, तो समझ जाओ ये कौन सा पदार्थ है। अगर ये कोई ये पात्र है, इस पात्र में मैंने लाल लिटमस पेपर को डाला, वो नीला में बदल गया, नीला लिटमस में, तो ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा क्षारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारक। यानी कहने का ये अर्थ है कि लाल लिटमस पेपर को अगर अम्ल में डाला जाता है तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर वही तुम्हारा लाल लिटमस पेपर को क्षारक में डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तन होता है। किस रंग में हो जाता है? तो उसका रंग परिवर्तन तुम्हारा नीला हो जाता है। यानी कि इसको कैसे हम लिखेंगे? देखो कैसे लिखेंगे। पहला अगर देखा जाए बाबू, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो एक आता है इसका कि लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डालने से, अम्ल में डालने से लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डालने से नीला कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मान के चलिए बी नंबर का आता है यही लाल लिटमस पेपर को, क्या? लाल लिटमस पेपर को क्षारक में डालने से नीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। आपको पूरी तरह से मेरी बातें समझ में आ गई होगी। लाल लिटमस पेपर को हम कैसे परिभाषित करेंगे? लाल लिटमस पेपर को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वही लाल लिटमस पेपर को हम क्षारक में डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तन नीले रंग में
हो जाता है। ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात, पूरी तरह से मेरी बातें समझ में आपको आ गई होगी। तो चलो चलते हैं, तुम्हारा पहला क्या है स्टार्ट करने के लिए। दूसरा क्या है तुम्हारा, दूसरा जो तुम्हारा है ना बाबू, वह है रेड कैबेज। रेड कैबेज था ना, दूसरा क्या था तुम्हारा, रेड कैबेज था। लिटमस के बाद लाल गोभी था, क्या था, लाल गोभी। तीसरा क्या था, लाल गोभी था, लाल गोभी, लाल गोभी। आपको पूरी तरह से मेरी बातें समझ में आती होगी। इसको हम रेड कैबेज भी कहते हैं। इसको पूरी तरह से समझेंगे एक एक करके, इसको क्या कहते हैं, इसका रंग क्या क्या होता है, पूरी तरह से समझेंगे। सबसे पहले आप लोग काम करिए कि बढ़िया से इसे आप ध्यान दीजिए कि ये क्या लिखा गया है। अगर ये नहीं ध्यान देंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अगर जो बच्चे पहली बार सुनेंगे उसको पूरी तरह से नहीं समझ में ये चीजें आएंगी। तो ये क्या होता है बाबू, ध्यान से देखो। देखो, अगर मान के चलिए रेड कैबेज को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो रेड कैबेज कहता है कि यदि लाल गोभी को, लाल गोभी का जो न्यूट्रल जिस रूप में पाया जाता है लाल गोभी या रेड कैबेज, उस रंग को हम पता करेंगे तो कहा जाता है, ये गोभी के आकार के जैसे होता है, इसका जो रंग होता है वह रेड रंग का होता है। किस रंग का होता है, रेड रंग का ही होता है। तो कहा जाता है इस लाल गोभी के बारे में पहला कि अगर दो पात्र लेते हैं, क्या लेते हैं, दो पात्र लेते हैं, ये भी दो पात्र है, इन दोनों पात्रों में मैंने क्या किया, दोनों पात्रों में मैंने अननोन लिक्विड ले लिया। क्या कर लिया, अननोन अननोन लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया हमने, अननोन लिक्विड ले लिया। तो अननोन लिक्विड लेने के बाद तुम्हारा पता नहीं है कि आखिर ये किस रंग का है, पता नहीं है कि ये किस रंग का है, तो कैसे पता करेंगे, सॉरी, अगर ये पदार्थ को अगर पता करना हो कि ये कौन सा पदार्थ है, ये अम्ल है कि क्षारक है, इसमें कौन अम्ल है कौन क्षारक है, तो आप लोग क्या करोगे। ए नंबर कहता है कि जो लाल गोभी होता है उसका न्यूट्रल रंग, न्यूट्रल यानी उदासीन रंग लाल ही होता है। किस रंग का होता है, लाल ही होता है, लाल ही होता है। कहेंगे क्या, लाल गोभी का उदासीन रंग, उदासीन रंग क्या होता है, लाल होता है। उदासीन रंग कैसा होता है, लाल ही होता है। उदासीन रंग कैसा होता है बाबू, लाल ही होता है। लेकिन अगर वही बी नंबर देखा जाए, बी नंबर क्या कहता है कि अगर मान के चलो इस पात्र को लिए, इसमें इस पात्र में हम लाल गोभी को डाले और लाल गोभी को डालने पर इसका रंग लाल गोभी का किस में बदल गया, तो तुम्हारा लाल ही रहा। किस रंग में रहा, लाल में। यानी कि रंग परिवर्तन, यहां पे लिखते हैं रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन नहीं हुआ, रंग परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब रंग परिवर्तन नहीं होगा
तो इस रंग इसको हम क्या कहेंगे, इसको अम्ल कहेंगे। यानी कि अगर लाल गोभी को किसी पदार्थ में डाला जा रहा है और जिसका जो रंग है उसका, यानी कि लाल रंग जो है उसका, उस रंग से कोई रंग परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि वो जो पात्र है क्या है, अम्ल है, क्योंकि अम्ल में लाल गोभी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। अगर दूसरा लेकर चला जाए, दूसरा देखा जाए कि अगर मान के चलिए दूसरा पात्र में जो लिक्विड है उस दोनों पात्र में, अगर दूसरे नंबर वाले पात्र में अगर जो लिक्विड है उस लिक्विड में लाल गोभी को डाला गया, इस लाल गोभी को डालने पर इसके रंग में परिवर्तन हुआ, यानी कि इस पात्र में डालते ही लाल गोभी का रंग, थोड़ा रंग परिवर्तित करते हैं, रंग बदलेंगे तो थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा, मान के चलिए इस लाल गोभी को लेते हैं, क्या लेते हैं, लाल गोभी को लेते हैं, इसमें डालते हैं, इस लाल गोभी का रंग हरे रंग या पीले रंग में कन्वर्ट हो गया, हरा या पीला, ये दोनों में से कोई एक रंग, कहने का ये अर्थ है कि ये अगर दोनों में से कोई एक रंग में परिवर्तित हो गया, कि तक इसमें डालने पर हरा बन गया या पीला बन गया, या कि तक हरा रहा या पीला रहा, तो ये दोनों में डालने पर अगर इसमें बदल गया रंग, अब वो भी रंग में हरा और पीला रहा, तो उस पात्र में क्या है, उस पात्र में जरूर तुम्हारा क्षारक है। क्या है बाबू, क्षारक है, जरूर तुम्हारा क्षारक है, तभी रंग परिवर्तन हुआ है। यानी कहेंगे कि लाल गोभी को अम्ल में डालने से कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर वही सी नंबर देखा जाए कि लाल गोभी को क्षारक में डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तन अगर हरा या पीला रंग में हो जाता है तो क्या हो जाएगा, क्षारक। यानी कहेंगे कि लाल गोभी को क्षारक में डालने से लाल गोभी को क्षारक में डालने से हरा या पीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब पूरी तरह समझ में आया कि नहीं आया मेरी बातें पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या बताया आपको कि लाल गोभी एक ऐसा पदार्थ है जो सूचक है, इसका उदासीन रंग जो होता है, इसका उदासीन रंग तुम्हारा लाल ही होता है। क्या होता है, लाल ही। लेकिन लाल गोभी को अम्ल में डालते हैं, इस अम्ल में डालते हैं तो इसका रंग परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर इसी लाल गोभी को क्षारक में डालते हैं तो इसके क्षारक में डालने पर हरा या पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। यानी लाल गोभी को अम्ल में डालने से कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन लाल गोभी को क्षारक में डालने से हरा या पीला रंग में कन्वर्ट यानी बदल जाता है। समझ में आया होगा मेरी बातें, पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। आगे क्या है हमारा टॉपिक, आगे जो हमारा टॉपिक है बाबू वो है, आगे हमारा टॉपिक क्या है, लाल गोभी के बाद है चाइना रोज। क्या है, चाइना रोज। चाइना रोज क्या है बाबू, चौथा क्या है, चाइना रोज। चाइना रोज इंग्लिश में भी चाइना रोज क्या हो जाएगा, चाइना रोज हो जाएगा, चाइना रोज हो जाएगा। यहां पे बढ़िया से लिख देते हैं, चाइना रोज हो जाएगा। इस चाइना रोज को समझेंगे कैसे, थोड़ा बढ़िया से समझा जाए इसके बारे में कि चाइना रोज होता क्या है। इसको समझने से पहले
सबसे पहले समझा जाए कि आखिर चाइना रोज का उदासीन रंग क्या होता है, इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है। तो देखो तुम्हारा चाइना रोज को अगर देखा जाए, इसको समझने से पहले पहले देखा जाए एक पात्र बना के, पात्र तो बनाया जाए। अब पात्र बनाने से भी पहले सुन लो एक बार मेरी बातें कि चाइना रोज का उदासीन रंग तुम्हारा गुलाबी रंग का ही होता है। किस रंग का? पिंक रंग का ही होता है। कहने का यह अर्थ है कि चाइना रोज का उदासीन रंग पिंक रंग यानी कि गुलाबी रंग होता है। लेकिन अगर इसको अम्ल तथा क्षारक में डालते हैं, यानी कि दो पात्र लिए, इन दोनों पात्रों में मैंने कुछ इस प्रकार के पात्र बनाए। इन दोनों पात्रों में मैंने क्या किया बाबू कि इसमें भी हमने कुछ लिक्विड डाल दिया, इसमें कुछ लिक्विड डाल दिया, इसमें कुछ लिक्विड डाल दिया, इसमें भी कुछ लिक्विड डाल दिया, इसमें कुछ मैंने लिक्विड डाल दिया। लिक्विड डाल दिए, ये अननोन लिक्विड है। क्या है? अननोन लिक्विड है, अननोन लिक्विड है। ठीक है, अननोन लिक्विड है। इस अननोन लिक्विड में अगर हम देखेंगे कि आखिर इसमें कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है, तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले देख लो यहां पे ए नंबर चाइना रोज के बारे में कि चाइना रोज का उदासीन रंग गुलाबी होता है, गुलाबी होता है। उदासीन रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है। लेकिन वही अगर बी नंबर देखा जाए कि मान के चलिए इस पात्र में मैंने कोई पात्र लिया, ये पात्र लिया, इस पात्र में मैंने चाइना रोज को डाल दिया। अगर चाइना रोज को डालने के बाद उस चाइना रोज का जो रंग है वो रंग परिवर्तन नहीं हुआ, रंग परिवर्तन नहीं हुआ, रंग परिवर्तन अगर नहीं हुआ तो इसके रंग परिवर्तन से बाबू क्या कहेंगे कि ये कौन सा पदार्थ है? तो ये अम्ल है। क्योंकि चाइना रोज को अगर हम अम्ल में डालते हैं, किस में डालते हैं? अम्ल में डालते हैं, तो इसके रंग परिवर्तन नहीं होता है, यानी रंग परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वही दूसरा देखा जाए दूसरे पात्र में कि यही चाइना रोज को मैंने दूसरे पात्र में डाल दिया, तो चाइना रोज को दूसरे पात्र में डालने से इसका रंग परिवर्तन हो गया। मान के चलिए इसका रंग परिवर्तन तुम्हारा हरा रंग हुआ। किस रंग का हो गया? हरा रंग का हो गया। किस रंग का हो गया बाबू? तुम्हारा ग्रीन। हरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीन कहते हैं। मान के चलिए कि तुम्हारा हरा रंग हो गया, हरा रंग हो गया। तो हम क्या कहेंगे अगर ये तुम्हारा चाइना रोज को इसमें डाले, इसका रंग कैसा हो गया? हरा रंग। तो हम क्या कहेंगे बाबू कि ये कौन सा पदार्थ है? ये कौन सा पदार्थ है? ये कौन सा पदार्थ है? क्षारक। क्योंकि कौन सा पदार्थ है? क्षारक है। कहने का ये अर्थ है कि तुम्हारा चाइना रोज को क्षारक में डालने से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अगर उसी को अम्ल में डालते हैं तो उसके रंग में परिवर्तित नहीं होता है, उसका रंग परिवर्तित नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। यानी यहां पे लिखते हैं चाइना रोज को अम्ल में डालने से, किसमें? अम्ल में डालने से कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसी चाइना रोज को क्षारक
में डालने से किस रंग में परिवर्तित हो जाता है बाबू? तो तुम्हारा हो जाता है हरा रंग, हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है, समझ में आ रहा है? परिवर्तित हो जाता है। आपको पूरी तरह से मेरी बातें समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या बताया। मैंने ये बताया चाइना रोज के बारे में कि चाइना रोज का उदासीन रंग, तुम्हारा उदासीन रंग गुलाबी होता है। लेकिन इसी चाइना रोज को हम दो पात्र बनाए। एक पात्र में मैंने क्या किया कि चाइना रोज को डाल दिया और उस पात्र में कोई रंग परिवर्तन, यानी कि गुलाबी रंग का है तो गुलाबी रंग में ही रहा, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि वो कौन सा है? वो है अम्ल। दूसरी पात्र में अगर डालते ही उसका रंग तुम्हारा किस रंग में? हरा रंग में कन्वर्ट हो गया। किस रंग में? हरे रंग में कन्वर्ट हो गया। तो समझ जाओ कि चाइना रोज है और चाइना रोज का हरा रंग जब परिवर्तित होता है तो वो क्षारक में ही होता है। तो वो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? क्षारक। समझ में आनी चाहिए मेरी बातें। आगे क्या है हमारा? आगे हमारा क्या है टॉपिक? आगे जो हमारा टॉपिक है वो है लास्ट, प्राकृतिक सूचक का अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? हाइड्रेंजिया। क्या है बाबू? हाइड्रेंजिया है। जो पांचवा जो है हमारा क्या है? हाइड्रेंजिया है बाबू हमारा। चौथा टॉपिक क्या है? हाइड्रेंजिया है। इस हाइड्रेंजिया को हम कैसे समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। चाइना रोज हमने पीछे पढ़ा कि आखिर चाइना रोज का कलर किन पदार्थों में कैसा होता है, लेकिन हाइड्रेंजिया का रंग कैसा एसिड में होता है, यानी कि अम्ल में कैसा रंग होता है और उसका क्षारक में कैसा रंग होता है, ये सारी चीज हम देखेंगे। तो चलिए देखा जाए हाइड्रेंजिया के बारे में। देखो, इसका दो पात्र अगर बनाते हैं हम, थोड़ा रंग लेते हैं। अगर दो पात्र हम बनाए, कुछ इस प्रकार के ये पात्र है, कुछ इस प्रकार का ये पात्र है। इस पात्र में मैंने कुछ इस प्रकार के पात्र है। अननोन लिक्विड है। क्या है ये? अननोन लिक्विड है। जब अननोन लिक्विड है हाइड्रेंजिया नहीं, ये दोनों पात्र में जब अननोन लिक्विड है, कहा जाता है ए नंबर इसका हाइड्रेंजिया के बारे में, कि अगर मान के चलिए कि ये पात्र है, इस पात्र में मैंने हाइड्रेंजिया को डाल दिया। क्या डाल दिया? हाइड्रेंजिया को डाल दिया बाबू। इस पात्र में डालते ही इसका रंग नीले रंग में कन्वर्ट हो गया। किसमें? इसमें डालते ही, माने चलो इसमें हाइड्रेंजिया मैंने डाला और डालते ही नीला रंग में परिवर्तित हो गया। तो ये कौन सा पात्र है? ये जरूर तुम्हारा अम्ल है। ये क्या है? अम्ल। यानी कहने का ये अर्थ है कि हाइड्रेंजिया को अम्ल में डालने से नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रेंजिया को अम्ल में डालने से किस रंग में परिवर्तित हो जाता है बाबू? नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन मान के चलो इस पात्र में डाले, इस पात्र में डालते ही तुम्हारा रंग जो हुआ, मान के चलिए इसका रंग रेड या पिंक हो गया। क्या हो गया? लाल या गुलाबी हो गया। तो समझ जाओ ये जरूर क्षारक है। ये क्या है? ये जरूर क्षारक है। नहीं दिखाई देता होगा मेरे
बैक से। कहने का ये अर्थ है कि अगर इस पात्र में मैंने हाइड्रेंजिया को डाला, इस पात्र में डालते ही लाल रंग या गुलाबी रंग, ये दोनों में से कोई एक रंग में परिवर्तित हो गया, तो समझ जाओ कि ये जरूर ना जरूर ये क्षारक है। क्योंकि हाइड्रेंजिया कहता है कि मैं क्षारक में जाते ही अपना रंग परिवर्तित करूंगा। किस रंग में करूंगा? लाल रंग में करूंगा या गुलाबी रंग में। लेकिन वही अगर अम्ल में डालते हैं किसको? हाइड्रेंजिया को, तो नीले रंग में ही परिवर्तित होता है। यानी लिखते हैं यहां पे हाइड्रेंजिया को अम्ल में डालने से, अम्ल में डालने से नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर मान के चलिए किसी हाइड्रेंजिया को क्षारक में डालते ही, किसमें? क्षारक में डालने से, हाइड्रेंजिया को क्षारक में डालने से अगर किस रंग में हो जाए? लाल या गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हमने हाइड्रेंजिया के दोनों भागों को देखा। अगर हाइड्रेंजिया को हम अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तन नीला ही रहता है, लेकिन वही अगर क्षारक में डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तन बदल जाता है। किस रंग में हो जाता है? इसका रंग हो जाता है लाल हो जाएगा, नहीं तो गुलाबी। ये तुम्हारा टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है तुम्हारा? संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक को हम कैसे देखेंगे? तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं हम। संश्लेषित सूचक क्या है? हमारा संश्लेषित सूचक है। क्या है हमारा संश्लेषित सूचक? अच्छा, संश्लेषित सूचक को एक अलग नाम से जाना जाता है, कृत्रिम सूचक। क्या क्या जाना जाता है? कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहने का ये अर्थ है बाबू कि कृत्रिम मिस होता है, बनाया हुआ, मानव द्वारा निर्मित जो होता है उसको कृत्रिम कहते हैं, या संश्लेषित भी उसे कहते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होता है। क्योंकि कृत्रिम सूचक को ही संश्लेषित सूचक कहा जाता है। तो इस कृत्रिम सूचक को कैसे परिभाषित करेंगे? कहा जाता है कृत्रिम सूचक के बारे में कि ऐसा सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं या संश्लेषित सूचक कहते हैं। यानी कहेंगे क्या? ऐसा सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? उसे हम कृत्रिम सूचक कहते हैं या संश्लेषित सूचक कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं। संश्लेषित सूचक यानी होता है ऐसा सूचक जो मानव द्वारा निर्मित हो। यानी क्या हो? मानव द्वारा निर्मित, मानव के द्वारा निर्मित होता है, उस प्रकार के सूचक को हम संश्लेषित सूचक कहते हैं। देखो, कृत्रिम सूचक यानी संश्लेषित सूचक के भी कुछ प्रकार होते हैं। वो संश्लेषित सूचक क्या होता है? यानी संश्लेषित सूचक का प्रकार, संश्लेषित सूचक का प्रकार क्या होता है? देखो,
यहां पे देखो कहने का ये अर्थ है कि संश्लेषित सूचक तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें इस क्लास 10th में दो ही प्रकार के संश्लेषित सूचकों के बारे में पढ़ना है। यानी कहने का ये अर्थ है कि वो संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं। पहला जो है आपका वह है मेथाइल मेथाइल ऑरेंज। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है फेनाफ्थलीन। क्या है, फेनाफ्थलीन। ये दो प्रकार के ऐसे सूचक हैं जो हमारे क्या है बाबू, हमारे संश्लेषित सूचक हैं, मेथाइल ऑरेंज और तुम्हारा फेनाफ्थलीन। आगे वाला टॉपिक अगर देखते हैं पहला इसमें कि मेथाइल ऑरेंज जो होता है, उस मेथाइल ऑरेंज का रंग हमारे एसिड और बेस में क्या होता है। एसिड बेस यानी कि अम्ल क्षार में क्या होता है। तो पहला जो होता है, कहने का ये अर्थ है मेथाइल ऑरेंज। पहला क्या है, मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज जो होता है ना बाबू, अगर हम दो पात्र बनाते हैं, इसको समझने के लिए हम क्या किए, दो पात्र बनाए। एक पात्र मैंने ये लिया और एक पात्र मैंने ये लिया, ये दो पात्र लिए और इन दोनों पात्रों में मैंने क्या कर दिया, ये दोनों पात्रों में मैंने लिक्विड को भर दिया। क्या कर दिया, लिक्विड को। वो लिक्विड का क्या नाम है, तो हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है कि इसमें कौन सा लिक्विड है, यानी कि ये कौन सा लिक्विड है, तुम्हारा अननोन लिक्विड है, अननोन लिक्विड। अननोन लिक्विड है। तो कैसे इस मेथाइल ऑरेंज का पता, मेथाइल ऑरेंज को लेकर हम इन दोनों पात्रों में मौजूद लिक्विड को पता कर सकते हैं कि आखिर इस पात्र में कौन से प्रकार के द्रव या तरल भरे हुए हैं। कहने का ये अर्थ है कि अगर मान के चलो मेथाइल ऑरेंज को मैंने लिया, क्या लिया, मेथाइल ऑरेंज सूचक है, और उस मेथाइल ऑरेंज को लिया और इस मेथाइल ऑरेंज को मैंने इसमें डाल दिया। किसमें डाल दिया, मैंने इसमें डाल दिया। तो मेथाइल ऑरेंज को डालने के बाद वो मेथाइल ऑरेंज अगर लाल रंग का होता है, मेथाइल ऑरेंज लाल ही रहता है, अपने रंग में कोई परिवर्तन अगर नहीं करता है या लाल ही रहता है, तब हम कहेंगे कि ये जरूर अम्ल है। ये क्या है, ये जरूर अम्ल है। इसीलिए क्योंकि अम्ल कहता है कि जब भी मेथाइल ऑरेंज अम्ल में पड़ता है तो अम्ल में मेथाइल ऑरेंज पड़ने के बाद मेथाइल ऑरेंज का रंग आपका लाल हो जाता है। अगर दूसरे पात्र में देखा जाए, दूसरे पात्र में अगर देखा जाए बाबू, अगर हमने मेथाइल ऑरेंज इसमें भी डाला, अब मेथाइल ऑरेंज डालने के बाद इसका रंग पीला हो गया। कैसा हो गया, पीला। इसका रंग पीला हो गया। तो पीला रंग होता किसमें है, ये कौन सा पदार्थ है जो पीले रंग में मेथाइल ऑरेंज को कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। तो यू कैन से डेट, आप बोलोगे कि ये जरूर क्षारक है, क्योंकि क्षारक में जब भी मेथाइल ऑरेंज पड़ता है तो मेथाइल ऑरेंज पड़ने के बाद हमारा पीला रंग का हो जाता है। यानी कि क्षारक में मेथाइल ऑरेंज पड़ता है तो पीले रंग का होता है, और अम्ल में मेथाइल ऑरेंज पड़ता है तो लाल रंग का होता है। यानी कहने का ये अर्थ है, अगर इसका पहला हम देखें कि मेथाइल ऑरेंज को अम्ल में डालने से, डालने से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है।
यानी कहने का ये अर्थ है कि जब भी मेथाइल ऑरेंज हमारे अम्ल में पड़ेगा बाबू, तो निश्चित तौर पे कौन से रंग में बदल जाएगा, लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम बी नंबर इसका लेकर चलते हैं, बी नंबर, तो बी नंबर क्या कहता है, कहता है कि मेथाइल ऑरेंज को क्षारक में डालने से, मेथाइल ऑरेंज को क्या करने पर, क्षारक में डालने से तुम्हारे किस रंग में हो जाता है, पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कहेंगे क्या कि मेथाइल रेंज को क्षारक में डालने से पीला रंग में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बाबू, आपको ये पूरी चीज समझ में आनी चाहिए, ये पूरी चीज समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या बताया। मैंने ये बताया कि मेथाइल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो लाल रंग में होगा, और मेथाइल ऑरेंज को क्षारक में डालेंगे तो पीले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा जो था ना बाबू हमारा, वह था फेनाफ्थलीन। क्या था बाबू, फेनाफ्थलीन था। उस फेनाफ्थलीन को देखा जाए, उस फेनाफ्थलीन का अर्थ क्या है, तो फेनाफ्थलीन, तुम्हारा फेनाफ्थलीन क्या था, क्या कहता है फेनाफ्थलीन, दूसरा था हमारा फेनाफ्थलीन, दूसरा क्या था, फेनाफ्थलीन, फेनाफ्थलीन था बाबू। इस फेनाफ्थलीन को हम कैसे समझेंगे, इसका अर्थ क्या है बाबू फेनाफ्थलीन का, फेनाफ्थलीन को हम कैसे समझेंगे। देखो फेनाफ्थलीन जो होता है, फेनाफ्थलीन जो होता है ना बाबू, वह कहता है कि हम भी अगर क्षारक और अम्ल में पड़ेंगे तो हमारे रंग में भी परिवर्तन होगा, हमारे रंग में भी परिवर्तन क्या होगा बाबू, होगा। तो उस रंग में परिवर्तन को हम कैसे समझेंगे, देखो कहा जाता है कि अगर हम दो पात्र लेते हैं, हमने क्या कर दिया, दो पात्र लिया, एक पात्र मैंने ये लिया और एक पात्र मैंने ये लिया, एक पात्र मैंने ये लिया था और एक पात्र मैंने ये लिया था। मैंने एक दो पात्र लिया और दोनों पात्र में भी हमने क्या कर लिया, अननोन लिक्विड को ले लिया। अननोन लिक्विड यानी कि हमें पता नहीं है कि ये कौन सा लिक्विड है। समझ में आ रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इन दोनों पात्र में किस प्रकार के लिक्विड है, कि तक अम्ल होंगे नहीं तो क्षारक होंगे या लवण होंगे। तो आखिर किस प्रकार के इसमें पात्र पदार्थ हैं, तो कहता है फेनाफ्थलीन, कि फेनाफ्थलीन को जब हम अम्ल में डालते हैं, अम्ल में डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहा जाता है कि फेनाफ्थलीन का जो उदासीन रंग होता है, यानी कि फेनाफ्थलीन जिस रूप में रहता है उसका रंग जो होता है रंगहीन होता है। तो जब भी हम फेनाफ्थलीन को अम्ल में डालते हैं तो अम्ल में डालने से ना बाबू उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी फेनाफ्थलीन को अम्ल में डालने से रंगहीन ही रहता है। अब कहोगे कि सर बताइए कि आखिर इसका रंग क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि फेनाफ्थलीन का गुण होता है अम्लीय। फेनाफ्थलीन का गुण क्या होता है बाबू, अम्लीय होता है। तो अम्ल में पड़ने के कारण उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कहेंगे क्या इसका ए नंबर, कि फेनाफ्थलीन, फेनाफ्थलीन को अम्ल में डालने से कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है, रंग परिवर्तन नहीं होता है। आपको आना चाहिए। बी नंबर क्या कहता है बाबू,
बी नंबर ये कहता है, बी नंबर ये कहता है कि कट रहा है कहने का ये अर्थ है ना बाबू कि जब भी फेनाफ्थलीन को जब हम अम्ल में डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि फेनाफ्थलीन का भी रंग रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। उदासीन रंग जो फेनाफ्थलीन का होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। और जैसे ही वह किसी अम्ल में पड़ता है उसके रंग में कोई नहीं परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता ही नहीं है। यानी कहने का यह अर्थ है कि फेनाफ्थलीन अम्लीय है और अम्ल में पड़ने के कारण फेनाफ्थलीन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कहने का यह अर्थ है कि अगर मान के चलो कि हमने इसमें फेनाफ्थलीन को डाल दिया, तो फेनाफ्थलीन को डालने के बाद तुम्हारा ये मान के चलो अगर अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है, तो अम्ल में इसके रंग में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि रंगहीन रहेगा। कहने का ये अर्थ है। कहने दूसरे पात्र में अगर फेनाफ्थलीन को हम डालते हैं तो दूसरे पात्र में डालने पर फेनाफ्थलीन को इसके रंग में यदि पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, यानी इस जो कलर हम लिए हैं लिखने वाला, इस रंग में केवल परिवर्तित हो जाता है, तो समझ जाओ ये क्या है, सॉरी बाबू सॉरी मैंने कुछ उल्टा बता दिया आपको, कि जैसे ही फेनाफ्थलीन यदि क्षारक में पड़ता है, क्षारक में अगर ये क्षारक है, अगर क्षारक में पड़ता है तो इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। या किस रंग में हो जाता है, तो गुलाबी रंग में हो जाता है। किस रंग में हो जाता है बाबू, तो गुलाबी यानी पिंक रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का। समझ में आ रहा है। यानी कहने का ये अर्थ है कि जब भी फेनाफ्थलीन को क्षारक में डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तन होता है, जो क्षारक में पड़ने पर गुलाबी रंग हो जाता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि फेनाफ्थलीन को क्षारक में डालने से गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता। समझ में आना चाहिए ये चीज, आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या बताया आपको। मैंने बताया फेनाफ्थलीन को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वही फेनाफ्थलीन को अगर हम क्षारक में डालते हैं तो उसके रंग में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन क्या है, जब भी हम क्षारक में डालेंगे तो इसका रंग गुलाबी रंग का हो जाता है। इसका रंग कैसे रंग हो जाता है, गुलाबी रंग कैसा होता है, दिखा दो, तुम लोग को दिखाना चाहता हूं गुलाबी रंग आखिर कैसा होता है। गुलाबी रंग कैसा होता है, देखो गुलाबी रंग, ये है गुलाबी रंग। जैसे ही इसमें पड़ता है तुम्हारा तो ये कैसे रंग का हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है बाबू, गुलाबी रंग का। कहने का ये अर्थ है कि गुलाबी जब बदलेगा तो वो कौन सा हो जाएगा पदार्थ, वो क्षारक हो जाएगा। अगर फेनाफ्थलीन में कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा तो समझ लेना कि वह तुम्हारा अम्ल है। आगे चलते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, आगे तुम्हारा गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक को हम क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा और समझने वाला भी टॉपिक है। इसको समझ लोगे मजा आ जाएगा समझ के। दूसरी चीज चलते हैं गंधीय सूचक के बारे में। व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। कि आखिर गंधीय सूचक किसे कहते हैं। देखो गंधीय सूचक को समझने के लिए कहा जाता है कि अच्छा इसके वर्ड से ही आपको इस गंधीय का अर्थ समझ में आ रहा है। गंध में, गंधीय यानी कि गंध, गंध यानी कि स्मेल, गंध यानी स्मेल यानी सूंघना, स्मेल करना। तो हम स्मेल करके भी पता कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षारक है। आपको यह समझनी आनी चाहिए कि ये मैं क्या बता रहा हूं। गंधीय सूचक का अर्थ ये है ना बाबू कि गंधीय सूचक कहता है कि ऐसा सूचक जिसको अम्ल तथा क्षारक में डालने से उसके गंध में यानी स्मेल में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गंधीय सूचक
कहते हैं। आपको पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए मेरी बातें कि गंधीय सूचक क्या है, यानी क्या कहेंगे, ऐसा सूचक, ऐसा, थोड़ा रंग बदलते हैं, बोर का रंग है ये थोड़ा, क्या मैंने बताया, ऐसा सूचक, ऐसा सूचक जिसको अम्ल तथा क्षारक में, अम्ल तथा क्षारक में, अम्ल तथा क्षारक में डालने पर उसके गंध यानी बाबू होता है तुम्हारा स्मेल, उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। आप लोग को ये पता होना चाहिए, जैसे बाबू अगर मान के चलो कि गंधीय सूचकों हमने लिया, जैसे उदाहरण में आपको समझाता हूं, इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है, इसका उदाहरण क्या, पहले उदाहरण समझा जाए, उदाहरण समझेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण जो है ना, इसका उदाहरण क्या क्या होगा, देखो गंधीय सूचक का उदाहरण जो होगा तुम्हारा ओनियन, प्याज हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, लौंग, क्लोव्स यानी कि लौंग होता है, लौंग, वो भी क्या है तुम्हारा गंधीय सूचक है। दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, वैनिला। इसके आगे मैंने आदि लिख देना है कि आखिर इसके आगे क्या क्या होगा, आप जो भी होगा लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। ये तीन ऐसे मैंने गंधीय सूचकों को लिखा जिसको अम्ल तथा क्षारक में डालने से रंग परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण में अगर लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़ा में किसी का सर फट गया या किसी का खून जम गया, तो घर जाते हो तो मम्मी क्या करती हैं, हल्दी का पेस्ट बनाती हैं और उस खून जमे हुए भाग पे लगाती हैं। क्यों? क्योंकि वो खून फट जाए, लगाती होंगी, फट जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, प्याज, उसमें क्या क्या हम डालते हैं, उसमें हम तो एक वो क्या कहते हैं, टर्मेरिक यानी हल्दी डालते हैं। उसके बाद हल्दी के बाद चूना डालते हैं, चूना। तीसरी चीज चूना के बाद डालने पर हम तीसरी चीज प्याज भी डालते हैं, जैसे ही प्याज पड़ता है उसके रंग में परिवर्तन होता है, और रंग में परिवर्तन के साथ साथ उसके गंध में भी परिवर्तन हो जाता है। जो प्याज पहले अच्छा स्मेल देता था, सॉरी अच्छा स्मेल नहीं, जो टर्मेरिक यानी हल्दी अच्छा स्मेल देता था, अब वो प्याज पड़ने के बाद थोड़ा बेकार सा, बोरिंग सा स्मेल आएगा। कहने का ये अर्थ है कि प्याज जो होता है, प्याज को क्षारक में डालने से उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है। दूसरी चीज, अगर हम लौंग को भी क्षारक में डालेंगे तो इसके गंध में भी परिवर्तन होगा। तीसरी चीज, वेनिला को भी क्षारक में डालेंगे या अम्ल में डालेंगे, इसके भी गंध में परिवर्तन होगा। यानी कि इस गंधीय सूचक को हमने देखा है कि गंधीय सूचक क्या होता है। तो गंधीय सूचक तुम्हारा एक प्रकार का ऐसा सूचक है जिसको अम्ल तथा क्षारक में डालने से गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमारा पहला था प्याज था, दूसरा लौंग था, तीसरा वेनिला था, इसके आगे आदि। ये सब क्या है, तुम्हारे गंधीय सूचक है। आगे देखो, आगे तुम्हारा गंधीय सूचक के बाद क्या है, आगे गंधीय सूचक के बाद तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है सार्वत्रिक सूचक। क्या है बाबू, सार्वत्रिक सूचक है। और ये जो देख रहे हो आप फिगर, ये जो फिगर आप लोग बड़ा सा देख रहे हो, ये काफी बढ़िया सा फिगर है, काफी बढ़िया सा फिगर है। कहने का ये अर्थ है ना बाबू कि गंधीय सूचक एक प्रकार, अभी गंधीय सूचक पढ़े, गंधीय सूचक एक प्रकार का ऐसा सूचक था जिसमें गंध परिवर्तन होता था। लेकिन सार्वत्रिक सूचक जो एक प्रकार का ऐसा सूचक है जिसके द्वारा हम लोग बाबू क्या करेंगे, हम लोग
कई प्रकार के पदार्थों के एक तो प्रबलता भी देख लेंगे, दुर्बलता भी देख लेंगे, और तीसरी चीज कि आखिर उसके रंग में कैसा परिवर्तन होता है, इस चीजों को भी हमने सार्वत्रिक सूचक में देखना है। इसको सार्वत्रिक सूचक में क्या करना है, देखना है। समझ में आ रहा है? तो आखिर हम सार्वत्रिक सूचक को कैसे परिभाषित करेंगे, इसको समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए इस टॉपिक को कि आखिर सार्वत्रिक सूचक का अर्थ क्या है, सार्वत्रिक सूचक क्या क्या कहता है, इसको ध्यान में दीजिए। देखिए, सार्वत्रिक सूचक यानी कहा जाता है सार्वत्रिक सूचक के बारे में कि ऐसा सूचक जो सूचकों का मिश्रण होता है। क्या होता है बाबू, ये सूचकों का मिश्रण होता है जिसके द्वारा हाइड्रोजन के सांद्र को इस सूचक में डालने पर विभिन्न प्रकार के हाइड्रोजन के सांद्र पर विभिन्न रंगों का प्रदर्शन करता है। जैसे कहने का मेरा बातें आप लोग को समझ में शायद नहीं आती होगी, मैंने क्या बोला, मैं ये बोलना चाहता हूं कि यह सार्वत्रिक सूचक एक प्रकार का सूचकों का मिश्रण होता है जिसमें अगर इस सूचक को अम्ल तथा क्षारक में डालते हैं तो हाइड्रोजन के सांद्र यानी कि हाइड्रोजन के सघनता या विरलता पे विभिन्न सांद्र पर विभिन्न प्रकार के रंग को प्रदर्शित करता है। एक चीज जान जाओ, ये आप लोग को आगे वाले लेक्चर में बताएंगे कि आखिर पीएच क्या होता है, पीएच क्या होता है, उस पीएच के बारे में बताएंगे। लेकिन यहां ध्यान दे दो, ये 6 से यानी कि 6.99 से 0 तक अगर हम किसी पदार्थ को डालते हैं, इस 6.99 से अंदर कोई भी रंग परिवर्तन होता है, इनमें कोई भी रंग परिवर्तन होता है, समझ जाओ कि वह सूचक के द्वारा पता चल रहा है कि वो अम्ल है। क्या है, अम्ल है। ये 7.99 से कहां से, 7.99 से अगर 14 तक अगर कोई रंग आता है तो समझ जाओ कि वह क्षारक है। दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए कि 6.99 से 0 तक कोई भी रंग आए तो समझ जाओ कि वो अम्ल है, और 7.99 से तुम्हारा 14 तक, या 7.01 से भी कह सकते हैं बाबू, 01 से भी कह सकते हैं, 01 ही रख दो, 7.01 से लेकर तुम्हारा 14.0 तक, ये यहां तक कोई भी रंग आता है समझ जाओ वो क्षारक है। कहने का ये अर्थ है कि एक प्रकार का सूचकों का मिश्रण होता है जिसमें हाइड्रोजन के विभिन्न सांद्रण पे या सांद्रता पे विभिन्न प्रकार के रंग को प्रदर्शित करता है, उसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। आप लोग को ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी, मेरी बातें क्या मैंने बताया, ऐसा सूचक जो सूचकों का मिश्रण होता है, सूचकों का मिश्रण होता है, ऐसा सूचक जो सूचकों का मिश्रण होता है तथा हाइड्रोजन के विभिन्न सांद्रण पे विभिन्न सांद्रता पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, अलग अलग रंग, अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, उसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे
सार्वत्रिक सूचक कहते हैं, सूचक कहते हैं। ये बातें मेरी पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि आखिर सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं। सार्वत्रिक सूचक यानी यह होता है कि ऐसा सूचक जो सूचकों का मिश्रण होता है तथा हाइड्रोजन के विभिन्न सांद्रता पे अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है, उसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ये 6.99 से इधर जितना भी तुम्हारा आए वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अम्ल। 7.01 से 14 के बीच में अगर कोई रंग प्रदर्शित हुए तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। लेकिन एक बीच में बच जाता है 0.7, 6.99 के बाद 7 आता है और 7.01 से पहले 7 आता है। तो ये 7 क्या है, अगर कोई वस्तु उदासीन है, उदासीन, तो उदासीन पदार्थ के लिए जो रंग आएगा वो क्या आएगा बाबू, तुम्हारा हरा रंग आएगा। यानी उदासीन रंग पे तुम्हारा हरा हो जाता है और प्रबल क्षारक पे एकदम नीला हो जाएगा और एकदम प्रबल अम्ल पर तुम्हारा सब रंग जो हो जाएगा लाल हो जाएगा। यानी कि प्रबल अम्ल पे तुम्हारा रंग जो होगा वो लाल हो जाएगा, प्रबल क्षारक पे एकदम नीला हो जाएगा और उदासीन पर तुम्हारा हो जाएगा क्या, उदासीन पर हरा रंग हो जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आती होगी कि आखिर सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं। आगे हम लोग इसके आगे लवण को पढ़ेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में हम आएंगे आपको एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर लवण के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पे पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए और जो भी दिक्कत हो कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।